गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप हमारे गंगा एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थितियों के विषय में चर्चा किया था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति जिस पर वर्ण व्यवस्था के स्थान पर कर्म के आधार पर निर्धारित न होकर के जाति व्यवस्था के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इसी क्रम में आज का हमारा जो सेशन होगा वो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन या उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व वैदिक काल में आर्य मूलतः पशुपालक थे। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे के आविष्कार ने कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिससे उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो मानव के जीवन में स्थायित्व आया, क्योंकि कृषि का पूर्ण विकास हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ, साथ ही साथ लोहे के आविष्कार के साथ कृषि का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो गया और मानव जीवन में अस्थायित्व आ गया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में क्या था? कृषि था। क्योंकि पूर्व वैदिक काल के लोग पशुपालक थे, वो घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनके जीवन में कोई स्थायित्व तो नहीं था। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे के आविष्कार ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया। इसलिए जो है उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो आर्थिक जीवन था, वो मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन के स्थान पर कृषि हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं अर्थात जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, आदि का उल्लेख किया गया। है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। इस तरह हम देखते हैं हल को लांगल कहा जाता था। हल को क्या कहते थे उत्तर वैदिक काल में?
लोहे का हल बनाया जाता था। हल को लांगल कहते थे, लांगल कहते थे। हल को लांगल कहते थे। अब इस काल तक आते आते, क्योंकि हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था जो मुख्य अनाज था वो जौ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुख्य अनाज जो है, मुख्य फसल उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल गेहूं और चावल हो गया। गेहूं को गोधूम कहते थे, गोधूम, और चावल को कहते थे व्रीहि। इन नामों से भी जाना जाता था। जबकि चावल यजुर्वेद में चावल का उल्लेख व्रीहि के रूप में हुआ है। यजुर्वेद में चावल का उल्लेख व्रीहि नाम से हुआ है। व्रीहि नाम से हुआ। अथर्ववेद के अनुसार कृषि को पृथुवैन ने जन्म दिया। अथर्ववेद के अनुसार कृषि को अथर्ववेद के अनुसार कृषि को और हल को पृथुवैन ने जन्म दिया। पृथुवैन ने जन्म अथर्ववेद कहता है कि जो कृषि को जन्म दिया, किसने दिया? कृषि और हल को पृथुवैन ने जन्म दिया। अर्थात पृथुवैन को कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता, पृथुवैन को कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता माना जाता है। पृथुवैन को कृषि का प्रथम अनुसंधानकर्ता माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में
तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म, अन्न को क्या कहा गया है? अन्न को ब्रह्म कहा गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। और यजुर्वेद में, जबकि यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। क्या कहा गया है? शीर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है, यजुर्वेद में हल को शीर कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना प्रबल हुई। उत्तर वैदिक काल में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना, भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना प्रबल होगी। व्यक्तिगत अधिकार की भावना प्रबल होने लगी। जबकि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि पूरे कबीले का स्वामित्व होता था भूमि पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यक्तिगत रूप से भी भूमि के अधिकार की भावना प्रबल हुई। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। मूल्यवान बताया गया है। पशुओं की जो प्राकृतिक खाद होती थी उसको काफी मूल्यवान बताया गया है अथर्ववेद। और साथ ही साथ अथर्ववेद में पशु हानिकारक पशुओं का भी उल्लेख है। पशुओं का भी उल्लेख किया गया है। हानिकारक पशुओं का भी उल्लेख है और प्राकृतिक खाद का भी उल्लेख है। इसको अथर्ववेद में काफी मूल्यवान बताया गया है। ये हानिकारक पशुओं का भी उल्लेख है, कीटों का भी उल्लेख है। ऐसा नहीं है खाली पशुओं का, कीटों का भी उल्लेख है। हानिकारक जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे पशुओं और कीड़ों का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में उत्तर वैदिक काल में किया गया है। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख है। अथर्ववेद में
अथर्ववेद में नहरों तथा गन्ने का उल्लेख है। नहरों और गन्ने का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। ये व्यक्तिगत रूप से कभी कभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। तो अथर्ववेद में नहरों तथा गन्ने का उल्लेख किया गया। चावल को व्रीहि, तंदुल आदि कहा गया है। चावल को व्रीहि, तंदुल आदि नामों से पुकारा गया है। चावल को क्या कहा गया है? व्रीहि कहा गया है, तंदुल कहा गया है। इन नामों से चावल को अथर्ववेद में पुकारा गया। भूमिदान की प्रथा का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ। भूमिदान की प्रथा प्रचलित थी। भूमिदान की प्रथा प्रचलित थी। इसका वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में भूमिदान की प्रथा का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का भी व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग आरंभ हुआ। तांबे के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में लोहे का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था। तो बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता था जिससे औजार बनाए गए। बड़े स्तर पर औजार बनाए गए और साथ ही साथ शस्त्रों का निर्माण किया गया। लोहे का प्रयोग जो है लांघल अर्थात हल बनाने में या सीर जिसको कहते थे उसको बनाने में किया गया, जिससे कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो तांबे के अलावा लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ और शस्त्रों का भी निर्माण किया गया, जिससे समाज में भी एक बहुत बड़े प्रभावशाली क्षत्रिय वर्ग का उदय हो सका। लोहे को श्याम अयस्क कहा गया। श्याम अयस्क कहा गया। इसको श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। अतरंगी खेड़ा में लोहे के पुंज मिले। अतरंगी खेड़ा में लोहे के पुंज मिले। जैसे लोहे के अतिरिक्त जो है उत्तर वैदिक काल के लोग सोना, चांदी,
सोना, चांदी, इन धातुओं से भी परिचित थे। इन धातुओं का जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, टिन था, शीशा था, इसका भी प्रयोग किया जाता, इसका प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग प्रारंभ हुआ। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल के लोग सोना, चांदी, टिन, शीशा आदि धातुओं से भी परिचित थे। शीशा धातुओं से परिचित थे। तो अतरंगी खेड़ा से जो है लोहे के पुंज मिले। अतरंगी खेड़ा से इंपॉर्टेंस है ये पॉइंट। अतरंगी खेड़ा से लोहे के पुंज मिले। अतरंगी खेड़ा से लोहे के पुंज मिले उत्तर वैदिक काल। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में है। चांदी का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, निष्क। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद आदि मापक इकाइयों का उल्लेख है। मापक इकाइयों का उल्लेख है, इकाइयों का वर्णन है। निष्क हुआ, शतमान हुआ, पाद हुआ, मासक हुआ, इसका उल्लेख किया है। ये सभी इकाइयां क्या थी? मापक इकाइयां थी, मेजरमेंट यूनिट थी, मापक इकाइयां थी। ये सभी मापक इकाइयां थी। तो चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में है। निष्क, शतमान, पाद, मासक इकाइयों का वर्णन है। ये मापक इकाइयां होती थी, ये मेजरमेंट वाली यूनिट हैं। जैसे किसी भी वस्तु एक निष्क 320 रत्न। निष्क जो था सोने की मुद्रा थी। चलिए आते हैं इधर से थोड़ा मिटा करके आप एनालिसिस करते हैं। निष्क स्वर्ण मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त होती थी। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी। निष्क स्वर्ण मुद्रा थी जो विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। इसका निष्क का प्रयोग
विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता था। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम। जब अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं कि यहाँ बात आती है कि विनिमय का माध्यम क्या क्या था। विनिमय का माध्यम जो था उद्योग, जैसे निष्क से भी विनिमय होता था, निष्क भी मुद्रा का भी कार्य करता था। जबकि आप पूर्व वैदिक काल में देखेंगे निष्क जो था वो गले का आभूषण था, वहां भी मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था। और हमने गोपुच की चर्चा, निष्क और गाय जो थी ये दोनों विनिमय का माध्यम, निष्क और गाय जो थी वो विनिमय का माध्यम थे। जबकि वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार किया जाता था। वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया जाता था। वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया जाता था। अब विभिन्न प्रकार की मृद भांड, जो मिट्टी के घड़े, जैसे जब किसी का आविष्कार हुआ, जैसे उत्तर वैदिक काल में जब लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया, तो जैसे जो ग्रेन किसी का विकास हुआ, लोगों का जीवन अस्थायी हुआ, लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया, तो अस्थायित्व आने के साथ साथ जैसे जो कृषि के अनाज जो उत्पन्न होते थे उनको रखने के लिए मृद भांडों की भी आवश्यकता पड़ी। जैसे उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृद भांड थे। उत्तर वैदिक काल में काल में 4 प्रकार के मृद भांड थे। 4 प्रकार के मृद भांड थे। पहला जो था आपका काले, कृष्ण और लाल मृद भांड। काले कृष्ण एवं लाल मृद भांड। ये लाल रंग की मृद भांड और काले रंग की मृद भांड। मृद भांड, भांड में तो घड़ा होता है, जैसे आपका मिट्टी के घड़े जिसमें अनाज रखा जाता था, तो वो काले रंग के भी होते थे और लाल रंग के भी होते थे। लाल मृद भांड, काले और लाल रंग की मृद भांड प्रचलन में थे। काली मृद भांड, काली मृद भांड, काली मृद भांड था। तीसरे नंबर पर था काला, पहले था ना, काले और लाल चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, काले लाल दोनों मिक्सर करके मृद भांड बनाए जाते थे। काला अकेले भी होता था, चित्रित धूसर मृद भांड होते थे, और चौथे नंबर पर आपका जो आता था वह लाल रंग का अकेले भी बनाया जाता था। लाले रंग का मृद भांड, लाल मृद भांड, ये लाल रंग का मृद भांड। ये 4 प्रकार के मृद भांड
जिसमें जो ग्रेन था उसका कलेक्शन किया जाता था, वो काले और लाल रंग के मृदभांड थे, दोनों ही रंगों से रंगे हुए। जबकि काले रंग के अकेले मृदभांड हो सकता था चित्र अंकित किया हुआ, और चित्र दूसर मृदभांड थे और लाल मृदभांड था। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड ये उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 प्रकार की मृदभांड परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। इतिहास में आपको 4 प्रकार की मृदभांड परंपराओं को आप देखेंगे। इसमें से कौन किस काल में प्रचलन में था, कौन सी परंपरा, उसको थोड़ा सा आप देखिए। चार प्रकार की मृदभांड परंपराएं थी। 4 प्रकार की मृदभांड परंपराएं थी। प्रकार की मृदभांड परंपराएं थी। इसमें से आपका पहला लीजिए आप, फर्स्ट परंपरा गैरिक मृदभांड परंपरा। जैसा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था, गैरिक मृदभांड परंपरा। गैरिक मृदभांड किस समय में थे? सिंधु काल में, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में गैरिक मृदभांड परंपरा थी। कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित लाल मृदभांड। कृष्ण लोहित मतलब लाल होता है, लोहित मृदभांड ये जो थे वैदिक कालीन सभ्यता में, वैदिक कालीन सभ्यता में। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा ये वैदिक कालीन सभ्यता मूल रूप से ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, ये ऋग वैदिक काल से संबंधित। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा ये ऋग वैदिक काल से संबंधित थी। जबकि चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा, ये चित्रित धूसर मृदभांड की जो परंपरा थी ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित, उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित। और आगे आप देखेंगे उत्तरी काली चमकीली मृदभांड,
ये उत्तरी काली चमकीली मृदभांड, ये उत्तरी काली चमकदार बनाए जाने लगे, चमकीली मृदभांड जो बनते थे, उत्तरी काली और चमकदार मृदभांड ये जो थे, ये है आपका ये उत्तरी काली चमकीले मृदभांड जो था, ये आपका मौर्य काल से संबंधित था। ऐतिहासिक काल का समय पीरियड जो है वहां से, ये मौर्य काल से, ये मौर्य काल में उत्तरी काली चमकीली मृदभांड परंपरा मौर्य काल से प्रारंभ। तो अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग मृदभांड की परंपरा विद्यमान थी। जैसा आपको हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा लौह कुंज स्तंभ है वो कहाँ था? अतरंगी खेड़ा से मिला है। इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है और अगले सेशन में हम आपको उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के विषय में बताएंगे। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।